मेरा नाम प्रदीप है। हमने एक वीडियो बनाया था डॉक्टर सर के साथ प्रोफोर भूसे को लेके, वो कॉम्पैक्ट भूसा का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों को ये जानना था, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे डेयरी फार्मिंग को लेके। बहुत सारे लोगों ने कई सवाल पूछे, तो उसमें से एक सवाल था कि जो नाइट्रोजन सिलेंडर का उपयोग डेयरी में कितना है और वो कितना ज़रूरी है। तो उसी सवाल के जवाब में आज हम फिर से अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं और वो सवाल का जवाब हम जानेंगे। डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर सर ही हमें इस बारे में बताएंगे। तो सर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि नाइट्रोजन सिलेंडर रखना डेयरी के एक प्रोग्रेसिव डेयरी के लिए कितना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि भी नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं जो हूँ सन 60 से डेयरी में संलग्न रहा हूँ, और पहले ये था कि बुल्स होते थे और वो हर एक उस पर रखे रहते थे और उससे सीमेंट निकालता, वो 4 दिन तक सीमेंट चलता था। फिर 1938 में ब्रिटिशर ने इसको फ्रीज करना शुरू कर दिया, तो वो बुल सब खत्म हो गए और फिर वो फ्रोजन सीमेंट जो है वो सब दुनिया में चलने लगा। मेरा फ्रोजन सीमेंट से पहला जो था सन 70 के दशक में चला, क्योंकि पहले ये यूनिवर्सिटी में था। तो मेरे पास छोटा सिलेंडर था, उसमें नाइट्रोजन भी नहीं होती थी और दिल्ली नाइट्रोजन बनाने जाता था, तो उसमें डेनमार्क का सीमेंट था मेरे पास। तो मेरा वास्ता तभी से पड़ा हुआ है। तो ये बहुत हैंडी है और इसमें आप -173 डिग्री पे टेम्परेचर पे आप कितने दिनों तक रख सकते हैं सीमेंट को। 40, 50, 60 साल आप नाइट्रोजन बदलते रहिए। मैं आपको ये बता दूँ, जो आँखों का प्रतिरूपण होता है, आँख भी निकाल कर लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती है। जो क्या कहते हैं हार्ट एंड ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो भी इसी में रखी जाती है। और यूनाइटेड स्टेट्स में तो मुर्दों को भी इसी में रख देते हैं, और दिल्ली में भी जब किसी के आने में देर होती है तो उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। चेम्बर्स हैं उनके। तो खैर वो तो दूसरी बात रही। तो मतलब लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए वो होता है। मतलब अमेरिका में तो वो सोचते हैं कि कभी शायद सांस डेवलप हो जाए, तो जैसे ये स्पर्म जीवित हो जाते हैं तो आदमी भी जीवित हो जाए। तो 100 साल 200 साल तक लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडीज को रख देते हैं। खैर वो बात तो दूसरी रही। इसमें यह है कि आप जानवर जो है अमेरिका से तो यहाँ नहीं ला सकते, और एक लिक्विड नाइट्रोजन जार में बहुत सारे एम्ब्रियो या बहुत सारे ये जो है स्पर्म ये ला सकते हैं। तो इससे दुनिया में बहुत क्रांति आ गई। पहले मतलब ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि 10 लीटर की गाय हो जाए, तो 50-50 लीटर की गाय हो रही है। तो वो यही है, ये ABS कंपनी है, वो सीमेंट देती है। उनका 75 साल का अनुभव है, 174 देश में वो सीमेंट सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। एक सीमेंट हजार रुपए का है, और एक बार प्राण जम करता है तो वो 500 डोज 5 लाख रुपए, और वो सेक्सी बन भी आ गया। बहरहाल मैं आपको नाइट्रोजन जार के बारे में बता रहा हूँ। बहुत मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब हम छोटा जार खरीद लेंगे। छोटा जार तो आप खरीद लेंगे, पर मतलब उससे आपकी वो पूरे नहीं, वो तो फील्ड में ले जाने के लिए होता है। वो 2-3 दिन तक उसमें नाइट्रोजन रहेगी। देखिए मेरे पास जार है काफ़ी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं साल भर का इंतजाम करके रखता हूँ। ये मेरे पास लिक्विड नाइट्रोजन जा रहा है, इसमें खाली लिक्विड नाइट्रोजन ही रहती है, इसमें सीमेंट वगैरह नहीं रहता है। ये 55 लीटर का है और ये करीब 35-40 हज़ार का आता है। तो देखिए इसमें मैंने ये डाल के और ये कर दिया, तो इसमें नाइट्रोजन है अभी। तो इसी में मैं नाइट्रोजन को लाता हूँ, समझे ना। आप देख रहे हैं जितना ये सफ़ेद हो गया है जहाँ तक, वो लेवल नाइट्रोजन का है बैठिया। तो इस तरह से मतलब आप इसका नाइट्रोजन इसमें, अगर ये एक बार गर्म हो गया फिर नाइट्रोजन भरानी है, तो 10 लीटर तो नाइट्रोजन आपको मतलब ऐसे ही। इसलिए इसको मैं प्रदीप जी के संग आज भेज दूंगा, ये इसको पूरा भरवा देंगे। तो फिर ये अगर आप नाइट्रोजन लेने जाते हैं तो अपने सीमेंट वाले जार को मत ले जाइए, इसी जार को ले जाइए, इसमें रख लीजिए, तो आपका
एक बार नाइट्रोजन आ गई आपकी तो आपका जो है 3-4 महीने के लिए छुट्टी होगी। वैसे जो सोसाइटी वगैरह है वो नाइट्रोजन देती भी हैं और नाइट्रोजन प्राइवेट पार्टनर भी हैं, वो भी बेचते हैं आजकल। वो 25 रुपये लीटर क्यों हुई, 25 रुपये लीटर है, 25, 30, 50 भी ले लेते हैं लोग। तो इनको आप कहीं भी रख सकते हैं बाहर ना खुले में। तो ये तो स्टोरेज टैंक हो गया, ये जरूरी है। उसके बाद फिर सीमेंट रखने का टैंक होता है। ये देखिए सीमेंट रखने का टैंक है। इसमें भी मैं आपको नाइट्रोजन का लेवल दिखाऊंगा। नाइट्रोजन का लेवल जो है इसमें दिखा रहा हूँ मैं डंडी से। तो और देर इसको थोड़ी देर आप इसमें रखेंगे। जब धुआं निकलना कम हो जाएगा तब आप इसको निकाल। जब धुआं निकल रहा है तब मत निकालिए। अब देखिए मैंने इसको निकाल लिया। अब इसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत हाई है। मैंने इसमें अभी नाइट्रोजन डाल रखा। तो इसमें जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तक है, तो काफ़ी हाई लेवल है इसमें नाइट्रोजन का, बल्कि यहाँ तक लेवल है। इसमें मतलब 8-10 इंच जो है नाइट्रोजन रहनी चाहिए। अगर जैसे ही कम हो जाए आप और डाल दीजिए, और जितना ये भरा रहेगा तो इसमें 20, 30, 40 साल तक आप इसमें रख सकते। देखिए इसमें इतना है नाइट्रोजन, तो ये करीब 1 फुट के करीब है। तो ठीक है, इसमें जब कम होगा इसमें डाल देंगे। इसमें इसको आप मत ले जाइए, इसको आप रखे रहिए अपने यहाँ। और इसमें मैं सेक्स सीमेंट रखता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि किसी को देहरादून में सेक्स सीमेंट चाहिए रेड सिंधी का, तो वो हमसे ले सकता है। हम इसमें देखिए सीमेंट है, जब इसमें से निकालना होता है तो इसमें इसको कैनिस्टर को ऊपर करके ये देखिए इसमें ये सीमेंट। और ये मेरे पास एक आर्टिफॉस है, इससे मैं निकाल देता हूँ। तो ये मेरे पास सबसे सेक्स सीमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई चाहिए किसी को तो मैं काफ़ी रिड्यूस कॉस्ट पे आपको दे देता हूँ। तो इसमें जब तक आपके पास ये सीमेंट नहीं है तब तक बड़ी दिक्कत। छोटा सिलेंडर होता है, उसमें छोटा सिलेंडर भी है मेरे पास, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो छोटे सिलेंडर में आप रख सकते हैं। ये देखिए ये भी सीमेंट है। तो डिफरेंट सीमेंट जो है हमारे पास है। इसमें मतलब कम से कम ये देखिए इसमें भी सीमेंट। तो ये सीमेंट ऐसा रखा रहता है। आपको जब भी यही करनी है इसमें से निकाल लीजिए और आप मिल्टन के थर्मोफ्लास्क में उसको थोड़ी सी नाइट्रोजन डाल के और आप उसमें से ले जा सकते हैं और फिर आप यही कर सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप स्टेशन पर जाते हैं और सीमेंट लेना चाहते हैं तो वो आपको एक सीमेंट नहीं देंगे, वो आपको 80 देंगे या 30 देंगे। और फिर जब वो 30 देंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर ला नहीं सकता है। हम 1-2 सीमेंट भी दे देते हैं, लोगों को चाहिए। और ये प्रदीप जी हैं, ये भी अपने पास रखते हैं। तो उसमें मंशा यही है कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को मतलब इंसेमिनेटर को। अब इंसेमिनेटर मान लीजिए 2 तरह के सेक्स सीमेंट लाता है, तो उसका 30-40 हज़ार का हो जाए, वो खर्च नहीं करेगा। अच्छा ये जो है ये आपको एक सीमेंट भी दे देंगे, ये अपना हैंडलिंग चार्जेस ले लेंगे और आपको दे देंगे। और फिर मैं ये बता रहा हूँ, भारतवर्ष में अभी सेक्स सीमेंट के 24 सेंटर खोल रहे हैं। इसमें से एक तो यहाँ कालसी में, ये ऋषिकेश में, दूसरा जो है बाबूगढ़ में दिल्ली के पास। तो बाबूगढ़ में यहाँ एक पुरुलिया में, तो 3 तो सेंटर खुल रहे हैं। अभी मतलब 20-25 सेंटर और खुलेंगे, क्योंकि भारतवर्ष की दिक्कत ये है कि हमारा प्रोडक्शन बाई मासेज है। मतलब सभी लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जानवर रखते हैं और वो थोड़ा करके दूध। हमारा मास प्रोडक्शन नहीं है, तो मास प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हमको ऐसे जानवर चाहिए जो कि 20 लीटर 30 लीटर वाले दूध दें, थोड़े से में काम चल जाए। तो अगर आपके 100 लीटर दूध रहता है तो वो 4-5 हज़ार का तो है ही। तो ये एक बहुत अच्छा आय का सोर्स है। और यदि अगर आपका सीमेंट है, टैग भी देता है सीमेंट, और वो बाइक भी देता है सीमेंट, और ये उत्तराखंड लाइफ स्टॉक बोर्ड भी देता है। उसका कुकरेती जी हैं यहाँ पे, वो मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। आप जो है उनका नंबर यहाँ फ्लैश किया जा रहा है, आप से ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये करीब 1 लाख रुपया अगर आप 50,000 पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये करीब 25,000 का लिया था मैंने। ये 35,000 का है स्टोरेज टैंक, और ये टैंक है
एक और है मेरे पास रखा हुआ, इसमें मैं दूसरा सीमेंट रखता हूँ। तो इसमें तो सेक्स है, इसमें अनसेक्स सीमेंट है। तो आप वो खेल को समझ लीजिए। मतलब अगर आप दूध भी प्रोड्यूस नहीं करते, अगर आप डेयरी चलाना चाहते हैं, तो पहले आप ये एक 35 लीटर वाला 25,000 का ये खरीदिए, इसमें सीमेंट रख लीजिए, सीमेंट बेचिए, जो ले जाएंगे सीमेंट, जो आपके AI वर्कर्स हैं वही काफ़ी सीमेंट ले जाएंगे। और हमारे पास AI गन भी है, और AI की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आप गाय तो ले आए अच्छी, पर उसमें वो कोई भी सीमेंट डाल देगा ला के, आपको पता भी नहीं रहेगा, आप बड़े खुश होंगे। उसके रिजल्ट जो है 2-3 साल बाद पता चलेंगे। अभी मेरे पास जैसे बच्चियाँ हैं ABS के सीमेंट की, तो वही मेरा धन है। दूध पैदा करना कोई होशियारी का काम नहीं है। दूध पैदा करना, दूध की प्रोसेसिंग तो ठीक है, और गाय पैदा करना ये भी ठीक है, और डेयरी के बारे में ज्ञान देना ये भी ठीक है, पर दूध पैदा करने में काफ़ी झंझट होता है। और आप जो है कम गाय रखिए। आजकल तो हरियाणा वगैरह में इस सीमेंट के यूज़ करके 4-5 गाय से ही 200 लीटर दूध पैदा करते हैं। 200 लीटर दूध का मतलब होता है 10,000 रुपये रोज। और आपका खर्चा जो है 3-4 हज़ार में। मेरे पास है गाय, तो मेरा खर्चा 1,000 रुपये का आता है, और मैं 2,500-3 हज़ार का दूध बेच देता हूँ। तो दोगुना तो पैसा होता है। दुनिया की कौन सी ऐसी बैंक है जो कि आप सुबह पैसा डालें और शाम को, ये तो ATM है, सुबह आपने डाल दिया, शाम को निकाल लिया। और ये जहाँ भी मदर डेयरी वगैरह का वो पैसे दे रही है, वहाँ पे सब ऑटोमेटिक है, वो आपका रिकॉर्डिंग हो जाती है, और आपको 23 तारीख को और 13 तारीख को और 31 तारीख को पैसे मिल जाते हैं, महीने में 3 बार। तो आपको 10,000 रुपये महीने कौन सी नौकरी में मिले? क्यों ही प्रदीप जी 10,000 रुपये, 5,000 रुपये रोज कोई दे देगा? कलेक्टर साहब को भी नहीं देते हैं 5,000 रुपये रोज। तो जी सर, बहुत मुश्किल है। किसी भी सर्विस में आपको मतलब 5 लाख 6 लाख रुपए साल से 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती है। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, आदमी लोग झूठ भी बोलते हैं, 20 की मिल गई तो 30 की बताते हैं, और अगर लड़की को मिल जाए तो और ज़्यादा बताते हैं। तो ऐसा है कि इसमें बहुत संभावना है। अभी मैं बॉम्बे की तरफ महाराष्ट्र में बात कर रहा था, तो कह रहे थे पहले जो लोग कोविड से पहले बॉम्बे जाते थे वो क्या 20-25 हज़ार मिलते थे, अब तो वो घर पे ही बैठे बैठे अब तक कमा लेते हैं। तो ये सब कमाल जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन और इस तरह के सीमेंट का है, और इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और ये सीमेंट जो है यहाँ तो खैर सस्ता मिलता है, 500 रुपये में मिल जाता है, पर 5-5 हज़ार रुपये का सीमेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो यही करना भी सीख रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग और रिटायर्ड एयरफोर्स के लोग, रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड प्रोफेसर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि साहब हम डेयरी खोलना चाहते हैं। तो उनके लिए ज्ञान देने के लिए, मतलब उनको बताने के लिए बेचारे कोई बताता नहीं है। इसीलिए हमने प्रदीप जी ने खोल रखा है, और हमारी ये सीरीज है। हम आपको इस सीरीज में पहले ये बता रहे हैं कि आप लिक्विड नाइट्रोजन और सीमेंट का इंतजाम कर लिए, तब आप गैया वैया लाइए, और आप दूध बेचने से पहले सीमेंट ही बेचिए, और यही करने के लिए आप हमारे यहाँ आ जाएं, हम आपको यही करना सिखा देंगे। तो उसमें हमारे पास कैमरे वाली AI गन भी है, तो उसमें 1 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। अगर आप AI करना चाहते हैं तो 5 दिन के लिए आप आ जाइए यहाँ पे, हम आपको बता देंगे। वैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, पर हम ये जानवर रख रखे हैं कुछ, उसमें आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और ये बता देंगे। तो डेयरी फेल क्यों हो जाती है, यही हमारे इसका विषय है। तो इस कड़ी में ये प्रदीप जी ने कहा है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है। अब दूसरा लेक्चर जो है हम न्यूट्रिशन पे लेंगे, तो उसके लिए आप वेट करिए। इस कड़ी का ये पहला लेक्चर है, इसको प्रदीप जी के पास ये लेक्चर है। प्रदीप जी का टेलीफोन नंबर आपका क्या है प्रदीप जी? मेरा मोबाइल नंबर 9811353404। हाँ, तो वो नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इनसे देखिए। डेयरी जो है वो सब तक हर बज रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होता है साहब मैं ये भी कर रहा हूँ 2 गाय भी पाल, नहीं, कुछ भी हो सकता है आपकी गाय को। आजकल तो लोग CCTV कैमरा लगा रहते हैं, लेट के भी अपनी गाय को देखते रहते हैं क्योंकि, और बहुत से ऐसे सेंसर्स भी आ गए हैं जो लगे रहते हैं, कितनी देर उसने जुगाली की, कितनी देर बैठी, कितनी देर मतलब तो हीट में है या नहीं है, बीमार है या नहीं, मैस्टाइटिस। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है।
अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है। बहुत से लोगों ने सेंसर लगा दिए और टीवी कैमरा लगा दिया, वो कहीं भी रहते हैं तो वो अपने, और फिर मजा ये है मिल्किंग मशीन है तो वाले पे आप डिपेंडेंट नहीं है। और फिर साइलेज है, आपको भूसे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में वो साइलेज पे ही रखते हैं, सारी गाय को साइलेज पे रखते हैं। उसका वो लिंक भी यहाँ नीचे दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया वो सरदार जी है, वो बता रहे हैं कि अब तो साइलेज खिलाते हैं, जब बरसीम आती है तब थोड़ा थोड़ा भूसा खिलाते हैं। एक बात और है, उनके यहाँ 80 गाय एक ही दिन में ब्याई हैं फार्म में, तो उन 80 गायों का जो जेर निकलता है, वो जेर निकलता है वो वही गाय खा लेती है, वो जेर को खा लेती है। देखिए कुदरत में भी चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, सब जो है अपनी जेर को खाते हैं। उस जेर को खाने से ये होता है कि उसमें हार्मोन होता है, उससे जेर जो है निकल जाती है, उसमें एस्ट्रोजन होता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो वह इतने परेशान रहते हैं कि साहब जेर नहीं निकली, जेर नहीं निकली। अरे वो जेर निकल जाएगी, और जंगल में मान लीजिए जेर निकल गई और वो वहाँ पे छोड़ के चला गया जानवर, तो वहाँ पे शेर आ जाएगा उसको सुन कर, और फिर वो उसके बच्चे को खा जाएगा। तो इसलिए जानवर जल्दी से जल्दी उसकी अपनी जेर को खा लेते हैं। मैं इस सीरीज में आपको यही बता रहा हूँ कि आप नेट पे देख लीजिए कि उनके यहाँ 80 गाय एक दिन में ब्याह रही है। एक तो सितंबर में ब्याहती हैं और दूसरी मार्च में ब्याहती हैं, सिंक्रोनाइज है सर। अब वो 80 गाय का जेर निकलने का, वो तो जेर गिरती है उसको खाते हैं जानवर, खाते हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन होता है तो वो तो आप देखे कुत्ता भी खाता है। कुतिया जो होती है वो क्या करती है कि पहले तो वो जेर खाती है, और फिर वो जो अपना दूध पिलाती है उसमें से जो बच्चे उसकी टट्टी करते हैं उसकी टट्टी को खाती है। तो 10-12 दिन तो वो बाहर निकलती नहीं है, उसी को खा के जिंदा रहती है। खरगोश भी खाता है, खरगोश भी जेर को खाता है। जेर जब वो खाएगा जानवर तो वो जो है उसमें ईस्ट्रोजन होता है, वो अपने आप जेर निकल जाएगी। और वैसे भी जेर को हाथ से नहीं छूना है, अगर उसमें ब्रुसेलोसिस हो गई तो आपके पोते सूज जाएंगे, आप बधिया हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, और फिर लेडीज में वो छुल गया उसका मिल्क वगैरह, तो फिर वो अबॉर्शन होगा, हार्ट की डिजीज लगेगी, आर्थराइटिस होगी, और 50 झंझट है। तो इसके लिए हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उसका ब्रुसेलोसिस का टीका फ्री कर रखा है। आप अपने आप पूछिए और वो फ्री लगाएंगे आके ब्रुसेलोसिस का टीका, जिससे कि वो ना हो। तो मैंने आपको यही बताया कि एक तो सेक्स सीमेन, नाइट्रोजन जाल, फिर कैमरे वाली है गन, इसे अगर आप शुरू करेंगे पहले, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ट्रेनिंग लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे लोग वाले से आप पूछ रहे हैं। हमारी बदकिस्मती इस देश में यही है कि हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखे से गवर्नर हो गए, उसकी बात बहुत मानते हैं साहब, उसकी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसमें आप साइकिल चलाना जानना चाहते हैं, ठीक है, 2-4 पटक खाएंगे आप, मतलब सीख जाएंगे। 5 लीटर की गाय रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जहाँ 30 लीटर वाली गाय रख रहे हैं तो उसका ब्रीडिंग, फीडिंग, उसका मैनेजमेंट, उसमें आप कौन सा बीज डालेंगे, कौन सी बछिया पैदा करेंगे, और आप अपना ध्येय रखिए कि मैं जो हूँ मैं बछिया बेचूँगा। मेरा एक दोस्त थे, उनका 80 दोस्त क्या मतलब फादर के समान थे, सरदार जी वो हरचरण सिंह थे। तो वो ये कहते थे कि भैया हमारे इस पे सन 70 की बात है, हमारे फार्म पे कोई गाय बाहर से नहीं है, यहाँ से गाय गई हैं, और यहाँ से वो 13,000 की गाय बेचते थे उस टाइम, सन 70 की बात है। तब 10,000 रुपये भी बहुत होते थे। और मैंने तो अपनी लाइफ में 60-70 रुपये में गाय खरीदी है सन 65-62 में, और 370 रुपये की भैंस खरीदी। फिर वो और 98 किलो दूध बिकता था, और 2 रुपये किलो गेहूँ की कॉस्ट थी सरकार में। तो अब दुनिया बदल गई है। तब तो था कोई आइसक्रीम, कोका कोला वगैरह नहीं था, मिलता था, और लोग मठा पीते थे। अब तो यह है कि दूध की कीमत 35 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है, 60 रुपये तक है, और भैंस की कीमत वो जो है वो कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में लोग मतलब 200-300 भैंस रखे हुए हैं, और वो रोज़ दूध देते हैं, 1-1 लाख रुपये का दूध बेचते हैं रोज़, 1 लाख। और मैनेजमेंट में वो सिंगापुर से वो तो 200 तो मैं आपको सबसे कम बना रहा हूँ, 1500-1500 भैंसें रखते हैं।
वो भैंसे लाते हैं, दूध निकालते हैं, 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो बेचते, 1 लाख रुपए का दूध बेचते, फिर वो भैंसा रखते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे कहीं बटाई पे देते हैं, वरना उसको निकाल के बाहर करते हैं। तो ये धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। 2 काम है, एक तो कपड़े का धोना, लॉन्ड्री, और एक दूध का। ये जो है बिस्तर में से निकलते ही आदमी जो है कहता है भैया चाय लाओ, हमारे कपड़े आ गए तो कह के नहीं आए, चाहे कोविड आए चाहे कोविड का बाप आए, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूध सबको चाहिए। हमारे यहाँ दूध हो जाता है तो 3 किलो 4 किलो दूध हम लोग रख लेते हैं, तो आइसक्रीम जमाते हैं, उसका मट्ठा बना लेते हैं, उसका क्या कहते हैं पनीर भी बना लेते हैं, और कोई आता है तो उसे भी वो दूध पिला देते हैं। दो हम कांच की बोतल में दूध की सप्लाई करते हैं। तो लोग फ्रेश मिल्क चाहते हैं और कांच की बोतल में चाहते हैं। आप अच्छी मार्केटिंग करिए, अच्छा सीमेंट रखिए, और साइलेज। और ये जो प्रदीप जी हैं ये बताएंगे आपने, ये तो वो भूसे की बेल मतलब ले आए। प्रदीप बताइए, अब आप अपना प्रकाश डालिए इन सब बातों में जो मैंने बताया। सर जो ये आपने जो बताया सर, डेयरी फार्मिंग को एक सक्सेसफुल और एक प्रोग्रेसिव बिजनेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर जो मेरा खुद का अभी तक इस फील्ड में जो मेरा पिछले सर मेरा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करता हूँ। और जहाँ तक मेरा खुद का है, मैंने यहाँ पे मेरा जो क्वालिफ़िकेशन BE है, मैंने 2007 में पास आउट किया था। उसके बाद मुझे 14 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने प्राइवेट कंपनीज़ में काम किया है, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम किया, उनके प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। मैंने इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह काम किया है। जितना भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और लाइफ का जितना भी मेरा अभी तक ये ना एक्सपीरियंस रहा है, उसका निचोड़ जो मैंने देखा, और ये कोविड का पीरियड भी जो आया है, अगर आदमी खुद से कुछ करना चाहे तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म में। मेरा पहले से अपना खुद का एक बिज़नेस करने का सर आइडिया था। मैं पहले दूसरा कोई बिज़नेस करना चाह रहा था, लेकिन मेरे फैमिली की ओर से वो सपोर्ट नहीं मिला। तो डेयरी फार्मिंग मैंने चुना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि डेयरी फार्मिंग एक 100% प्रॉफिटेबल बिज़नेस है अगर अच्छे ढंग से किया जाए। और अच्छे ढंग से जब किया जाए का मतलब क्या है, ये बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो जितना मुझे समझ है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छे से किया जाए का मतलब होता है कि प्रॉपर गाइडेंस में और प्रॉपर केस स्टडी, बिजनेस स्टडी के साथ अगर किया जाए। जैसे मुझे डॉक्टर अथैया सर से पहचान किए हुए 6 महीने हो गए हैं, और उस 6 महीने को मैं अगर अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानूं तो वो उनके प्रॉपर गाइडेंस में मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज मेरे फार्म में 80% गाय कंसीव हो गई हैं, और जो कंसीव नहीं हुई हैं उनका भी AI होना बाकी है। तो अगर उस सेंस में देखा जाए तो 100% कंसीव रेट है। और उस चीज़ के लिए सर मैं आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ सर, क्योंकि आपको जो मार्केट में जो हार्मोन्स है और जो दवाइयाँ हैं उनका प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है डेयरी फार्मिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, रिपीट ब्रीडिंग से बचने के लिए। और सर वो आपने मुझे सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर उसका। उसके बाद आप डेयरी फार्मिंग में जब गाय लाते हैं तो दूध तो आपका पहले दिन से, पहले घंटे से ही बनना शुरू हो जाता है। तो दूध तो ठीक है, लेकिन दूध के अलावा क्या आप अपने बिजनेस को किस तरीके से सस्टेनेबल और आगे बनाना चाहते हैं, तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। और वो प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिली ट्रेनिंग के थ्रू, जो मैंने डॉक्टर सर के पास करी। तो मेरी राय ये है कि आपके एरिया में जो भी आपको जिनके ऊपर भरोसा हो, जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर कोई आपको परिचित नहीं है तो डॉक्टर सर ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों देते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको एक ट्रेनिंग वेल ट्रेंड, आपके पास हथियार, लड़ाई में कूदने से पहले आपके पास हथियार, पहला तो आपके पास हथियार होना चाहिए, और दूसरा अगर आपके पास हथियार है भी नहीं तो हथियार उस लड़ाई के हिसाब से सही है कि नहीं है, वो सही ढंग से वो हथियार चल रहे हैं कि नहीं, गोला बारूद आपके पास उन हथियारों को चलाने के लिए, उस लड़ाई में उतरने के लिए है कि नहीं है। वो ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैंने सीखा है वो मिल जाता है। और बाकी भी आगे जो हम इस वीडियो सीरीज में करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग को प्रॉपर एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सके। और डेयरी फार्मिंग में
आगे क्या फ्यूचर है और उसको और जो वर्तमान को किस तरीके से बेटरमेंट किया जाए, ये डॉक्टर सर की गाइडेंस में हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं आप लोगों की राय के जो थी उसके हिसाब से। और आप हमसे जुड़िए, इन वीडियो को देखिए। आपको अगर कुछ फीडबैक है इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ हमें बताइए। मैं यही बताना चाहता हूँ इसमें जो प्रदीप जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो आपका उद्देश्य होता है कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है पहले, और दूसरी बात यह है, मेरे पास काफ़ी वो आते हैं सजेशन कि ये जो डेयरी का कोर्स है इसको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे, मेरा तो मानना यह है कि पहले आप डेयरी खोलिए, फिर आप स्कूल ऑफ डेयरी मैनेजमेंट खोलिए, फिर उसके बाद फूड साइंस खोलिए, होटल मैनेजमेंट खोलिए, फिर उस पर ही सब चलेगा। आप 100 रुपये लीटर अपना आइसक्रीम बेच सकते हैं। मैं यहाँ देहरादून में हूँ, यहाँ ग्राफी वगैरह में था, उनके पास डेयरी भी थी और 8000 स्टूडेंट है। तो वो स्टूडेंट को ये थोड़ी देखते हैं कि ये आइसक्रीम कितने की है और दूध कितने है। कोई कोका कोला और ये सब नहीं पीना चाहते, सब लोग मठा और आइसक्रीम खाना चाहते हैं और मिलती नहीं है, ये बात दूसरी है। और मतलब ये है कि हम लोग जो है मीट तो ज़्यादा खाते नहीं है, तो हमारा सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है वो दूध ही है। और बिना दूध के बहुत से लोगों को रोटी भी हजम नहीं होती। दही चाहिए, रायता चाहिए और खाली घी और उससे भी रोटी खा सकते हैं। तो इसका भविष्य तो बहुत सुंदर है। मैंने आपको जैसे बताया कि 50 पैसे लीटर दूध मिलता था सन 60 में, जो क्या उससे भी कम में मिल जाता था। हमारे फादर रेलवे में थे तो वहाँ रेलवे की वो जाती थी गाड़ी, मतलब वो मालगाड़ी, उसमें गाय भैंस जाती थी, तो वो 1 रुपये में 4 लीटर दूध दे देती थी और बाजार में 50 पैसे का, वो 50 पैसे का मिलता था 8 आने का। तो इसका अब दूध की कोई कीमत नहीं। गांव में भी दूध 30-35 बिक जाता है, 40 बिक जाता है, और शहरों में तो खैर 50 से कम है ही, 50 और कहीं कहीं 60 भी है, 70 भी है। यहाँ देहरादून में तो मैं देख रहा हूँ दूध की कॉस्ट जो है वो 70 रुपये चल रही है। और एक गाय जो है एक लैक्टेशन में यहाँ पे 4000 लीटर दूध तो दे ही देती है, 4 से 5, 6, 7 लीटर दूध। जाड़ा में 6-7 हज़ार लीटर दूध, और वैसे जो है वो 4000 मान के चलिए, 4 पंजे 20, 2 लाख का दूध है एक गाय। 10 गाय है तो 20 लाख का हो गया। 20 लाख में से 10 लाख चलिए आप खर्चा पानी हो गया, तो 10 लाख रुपये महीने, तो 10 लाख। और फिर बाद में आपकी गाय खड़ी है, गोबर मिल गया, आपको फ्रीडम है। हमारा आदमी जो है वो सुबह 1 घंटे आता है, शाम को 1 घंटे आता है, बस 1 घंटे में कर देता है दूध। उसका काम गोबर फेंकना है और साइलेज डाल दिया, मशीन से दूध निकाल दिया, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। और आप पानी देखिए ओपन सिस्टम में रखिए। तो जो दूसरा हमारा लेक्चर होगा वो हाउसिंग पे होगा। ये पहला तो सीमेंट है, ये सबसे विशेष है। देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें मनी जनरेशन भी है। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी डेयरी के धंधे में 5 आदमियों को लगाया, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि जॉब की कमी कहाँ है, हाँ? अब बिल्कुल ये हरामखोरी करना चाहते हो और घूस लेना चाहते हो तो वो तो दूसरी बात है, पर जॉब की कोई कमी नहीं है। इसका एग्जाम्पल पूरा पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। आप देखिए तो आप जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये प्रदीप जी भी 14 साल का इनको एक्सपीरियंस है, देश विदेश में, इंग्लैंड में ये काफ़ी रहे। तो अपना धंधा अपना धंधा होता है। और मैं जैसा इस वार्ता को मैं ख़त्म करता हूँ, मतलब दूध और कपड़े धोना ये ऐसी चीज़ है कि कोविड का बाप भी आया तब भी ये चलता ही रहेगा। धन्यवाद, आपने सुना। इसकी दूसरी सीरीज के लिए वेट करिए, उसमें हम आपको डेयरी हाउसिंग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।